भारत की धरती वीरों की जननी रही है। इसी धरती ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने अपने साहस और शौर्य से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। आज हम सुनेंगे उनकी पूरी कहानी, जन्म से लेकर उस दिन तक जिस दिन उन्होंने मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान दिया। आज हम एक बहुत खास कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने फोन को साइड में रख दीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब बस आपको मेरी आवाज सुननी है, ताकि आप अच्छे से कहानी को दिल से फील कर सको। आशा करता हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा, आपने वैसे ही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1828। दिन 9 नवंबर को भारत के एक छोटे से नगर काशी में एक प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, काशी को आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है। कन्या का जन्म साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास चमक थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यह बच्ची भविष्य में बड़ी वीर और बुद्धिमान बनेगी। उस प्यारी सी कन्या का नाम रखा गया मणिकर्णिका। उनके पिता का नाम मोरपंथ तांबे था और माता का नाम भागीरथी बाई। मणिकर्णिका नाम उनके पिता मोरपंथ तांबे ने रखा था। उनकी माता उन्हें मनु के नाम से बुलाती थी। फिर धीरे धीरे सब लोग उसे मनु कहकर बुलाने लगे। काशी की गलियों में मनु अपने दोस्तों के साथ खेला करती। मनु को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसके खेल बाकी बच्चों से जरा अलग थे। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वहीं मनु लकड़ी की तलवार और धनुष बाण से खेला करती थी। और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता, उसका दिल खुश हो जाता था और उसके साथ हंस पड़ता था। लेकिन बचपन की खुशियों के बीच मनु के जीवन में एक बड़ा दुख भी आया। जब वह सिर्फ 4 साल की थी, तभी उसकी माता भागीरथी बाई का देहांत हो गया। उस दिन मनु का प्यारा सा हृदय बहुत दुखी हुआ। जिस मनु की हंसी से पूरा मोहल्ला गूंजता था, वो अचानक खामोश हो गई। मां के गुजर जाने के बाद मनु के जीवन में जैसे सब कुछ बदल गया था। वो नन्ही सी बच्ची जो हर वक्त खिलखिलाती थी, अब चुपचाप हो गई। आंगन में जहां पहले उसकी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। मां की गोद, वो प्यार, वो स्नेह अब उसके पास नहीं था। लेकिन कहते हैं, सच्चे वीर मुश्किलों में ही निखरते हैं। मनु का दिल दुख से भरा जरूर था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक उभरने लगी थी। उसके पिता मोरपंथ तांबे ने उसे बेटों की तरह पाला। उन्होंने मनु को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसे मजबूत भी बनाया। वो उसे पढ़ना लिखना सिखाते और साथ ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी भी सिखाते थे। मनु बहुत तेज सीखने वाली थी। कुछ ही समय में वो घोड़े पर हवा की तरह दौड़ने लगी, और जब तलवार चलाती तो लगता जैसे कोई योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। धीरे धीरे मनु बड़ी हो रही थी। उनके पिता काम के सिलसिले में उसे लेकर बिठूर आ गए। बिठूर उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर जिले से लगभग 24 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बिठूर वही जगह थी जहां मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय रहते थे। यही उनके पिता मोरपंथ तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में एक पेशवा के दरबार में काम करते थे। बिठूर में मनु का बचपन जैसे नए अध्याय की शुरुआत थी। वहां की गलियों में मनु हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेला करती, लेकिन बाकी लड़कियों की तरह पायल और चूड़ियों में मग्न नहीं होती थी। वो अपने घोड़े बादल पर सवार होकर दौड़ लगाती, तलवार चलाती और तीरंदाजी का अभ्यास करती। उसकी हिम्मत और निडरता देखकर सभी चकित रह जाते। बिठूर की गलियों में अब मनु का बचपन और भी रंगीन हो गया था। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती, अपने पिता से आशीर्वाद लेती और फिर निकल जाती घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी के अभ्यास के लिए। धीरे धीरे मनु की बहादुरी और जिज्ञासा पूरे बिठूर में चर्चा का विषय बन गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में जब मनु पहली बार गई, तो वहां उसने कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात की जो आगे चलकर उसके जीवन का हिस्सा बन गए। इनमें 3 नाम खास थे: नाना साहेब, तात्या टोपे और खुशीलाल। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक शब्द का मतलब होता है गोद लिया हुआ। यानी जब कोई व्यक्ति या दंपत्ति किसी बच्चे को अपना संतान मानकर उसकी परवरिश करते हैं, तो उस बच्चे को दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री कहा जाता है। तात्या टोपे उनके विश्वस्त सैनिकों में से एक के बेटे थे और खुशीलाल स्थानीय व्यापारी का बेटा था।
तीनों की उम्र मनु के बराबर थी और तीनों को खेलकूद, घुड़सवारी और युद्ध कला का बहुत शौक था। शुरू में मनु और नाना साहेब में अक्सर छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती, पर जल्द ही वह दोस्ती में बदल गई। मनु, नाना और तात्या तीनों मिलकर बिठूर के पुराने किले में नकली युद्ध खेला करते थे। कभी मनु सेनापति बनती, कभी दुश्मन, पर हर खेल का अंत एक ही बात पर होता, मनु की जीत, क्योंकि उसकी चालाकी, तेज सोच और निडरता बाकी सबसे अलग थी। तात्या टोपे अक्सर हंसते हुए कहते, मनु, तुम तो सच में किसी दिन रणभूमि में राज करोगी। और उस समय शायद किसी को नहीं पता था कि तात्या की यह बात एक दिन सच साबित होगी। धीरे धीरे साल गुजरते गए। मनु अब नन्ही लड़की नहीं रही थी, वो अब किशोरावस्था में कदम रख चुकी थी। समझदार, तेज और जिम्मेदारी समझने वाली। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, जैसे उसे पता हो कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। और सुंदरता इतनी थी कि लगता था जैसे उसका चेहरा चांद की रोशनी से नहाया हो। जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे पूरे बिठूर की गलियां उसकी हंसी से गूंज उठी। मनु की सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसकी चाल, उसकी बातें, उसका साहस और विचारों की गहराई सबको मोहित कर देती थी। लोग कहते, ऐसी बालिका शायद ही जन्म में दोबारा मिले। बिठूर और आसपास के इलाकों में मनु की खूबसूरती और वीरता की चर्चा फैलने लगी। कई बड़े घराने और राज्यों से शादी का प्रस्ताव आने लगे। और इसी बीच झांसी के महाराजा गंगाधर राव न्यूलेकर की नजर मनु पर पड़ी। राजा गंगाधर राव, जो बुद्धिमान और समझदार शासक थे, जब उन्होंने मनु के साहस और व्यक्तित्व के बारे में सुना तो बोले, ऐसी कन्या केवल भाग्यशाली परिवार को ही मिलती है। कुछ समय बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में खबर आई, झांसी के महाराजा ने मनु के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। बिठूर में यह खबर फैलते ही खुशियों की लहर दौड़ गई। हर गली में ढोल नगाड़ों की गूंज, हर घर में उत्सव का माहौल। लेकिन सच तो यह था कि यह विवाह मनु की मर्जी से नहीं हुआ था, क्योंकि वह सिर्फ अभी 14 वर्ष की थी। और उस समय के समाज में बच्चों की शादी परिवार और राजनीतिक कारणों से तय होती थी। मनु ने इस शादी की किसी तरह की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। साल था 1842 और दिन 19 मई को मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव न्यूलेकर से हुई। बिठूर की गलियां फूलों और खुशियों से सजी थीं। ढोल नगाड़ों की गूंज चारों ओर फैल रही थी। और इसी दिन मनु झांसी की रानी बन गई। जब वह झांसी पहुंची तो वहां की जनता ने फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया। और उस पल हर कोई महसूस कर रहा था, यह रानी बाकी रानियों जैसी नहीं है। महल में और झांसी की गलियों में सभी ने उसे रानी लक्ष्मीबाई कहकर पुकारा। लक्ष्मी समृद्धि और भाग्य की देवी का प्रतीक, और बाई सम्मान सूचक शब्द जो मराठी समाज में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता था। अब मनु को सब लक्ष्मीबाई कहकर पुकारने लगे। गंगाधर राव न्यूलेकर ने उसे सम्मान और स्नेह से समझाया, अब तुम झांसी की रानी हो। यह महल और लोग तुम्हारे भरोसे हैं। समय आने पर तुम्हें अपने राज्य और जनता के लिए निर्णय लेने होंगे। मनु ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में चमक लिए महल की ओर देखा। वो अब सिर्फ रानी का पद ही संभालने वाली नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी कर रही थी, जहां महलों की रौनक, उत्सव और लोगों का सम्मान उसके सामने था। महल में हर कोई उसकी गरिमा और शान को महसूस कर रहा था। हर किसी की आंखों में आशा और गर्व का भाव था, और हर दिल में यह विश्वास कि इस रानी में कुछ खास है। मनु ने अपने भीतर उठ रहे नए एहसासों को महसूस किया। स्नेह, सम्मान और जिम्मेदारी का भार। वो अभी रानी के पद पर बैठी थी। मनु ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की आवाज सुनने लगी। हर धड़कन उसके हृदय में नई उम्मीदें और जिम्मेदारियों का एहसास ला रही थी। महल की विशाल दीवारों और सुनहरे झूमरों के बीच उसे यह एहसास हुआ कि अब उसका जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं था। अब हर निर्णय, हर कदम, हर मुस्कान और हर शब्द किसी की तकदीर बदल सकता था। मनु ने फिर गहरी सांस ली, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और अपने आप से कहा, अब मैं सिर्फ रानी नहीं, मैं अपने लोगों की रक्षक और मार्गदर्शक बनूंगी। अब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन की नई जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। हर सुबह वो प्रजा की समस्याएं सुनती,
सैनिकों के प्रशिक्षण को देखती और राज्य के हर कोने की खबर रखती। राजा गंगाधर राव भी उसकी समझदारी और साहस से बहुत प्रभावित थे। झांसी के लोग अपनी रानी को मां की तरह मानने लगे थे। दिन बीतते गए। शादी को लगभग 9 साल हो चुके थे। साल था 1851। दिन 13 सितंबर। झांसी के राजमहल में उस सुबह एक नई किरण आई, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, मंदिरों में शंखनाद हुआ और झांसी की गलियां फूलों से सज उठीं। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महल में दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और हर नागरिक के चेहरे पर गर्व और आनंद झलकने लगा। राजकुमार का नाम रखा गया दामोदर राव, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के केवल 3 महीने बाद, यानी दिसंबर 1851 में, छोटे दामोदर राव को तेज बुखार ने जकड़ लिया। राजवैद्य बुलाए गए, पूजा पाठ हुए। रानी दिन रात अपने बेटे को गोद में लेकर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे मां दुर्गा, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन वह मासूम बालक रानी की बाहों में ही हमेशा के लिए शांत हो गया। महल की सारी रौनक एक पल में मिट गई। राजा गंगाधर राव का हृदय भी टूट गया और वो बीमार रहने लगे। बेटे की मृत्यु ने जैसे उनकी सारी जीवन शक्ति छीन ली थी। महल की गलियां, जो कभी हंसी और संगीत से गूंजती थीं, अब सन्नाटे से भर गईं। रानी लक्ष्मीबाई दिन रात राजा की सेवा में लगी रहती। वो चाहती थीं कि राजा फिर से पहले जैसे हो जाए, लेकिन राजा की आंखों में अब एक ही चिंता थी, मेरे बाद झांसी का क्या होगा। राजा की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। रानी ने हर उपाय किया, पर बीमारी बढ़ती ही चली गई। राजा को यह महसूस होने लगा कि उनका अंत अब निकट है। उन्होंने रानी को बुलाया और कहा, लक्ष्मी, अब यह शरीर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद झांसी किसी और के अधीन हो। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। महाराज, जब तक मैं जिंदा हूं, झांसी की धरती पर कोई पराया कदम नहीं रख सकेगा। राजा ने अपने चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम रखा गया दत्तक दामोदर राव। जब उनका असली पुत्र कुछ ही महीनों में गुजर गया था, तो उन्होंने उसी नाम से दत्तक पुत्र को पुकारा, ताकि झांसी के राज्य में वही पहचान और आशीर्वाद बना रहे। उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार दिया और अंग्रेज अधिकारियों को पत्र भेजा कि मेरे बाद यही झांसी का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन किस्मत को अभी और परीक्षा लेनी थी। सन 1853, 21 नवंबर की शाम को राजा गंगाधर राव ने अंतिम सांस ली। पूरे झांसी में शोक की लहर दौड़ गई। महल के आंगन में दीपक धीमे धीमे बुझने लगे और रानी लक्ष्मीबाई अकेली खड़ी रह गईं, एक दत्तक पुत्र की मां बनकर और पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर। उस रात रानी ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने सब कुछ ले लिया, अब मुझे सिर्फ साहस दीजिए ताकि मैं अपने झांसी की रक्षा कर सकूं। वही रात थी जब झांसी की रानी का अडिग संकल्प जन्मा। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद महल की दीवारें जैसे मौन हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई ने सफेद वस्त्र धारण किए, पर उनका चेहरा किसी टूटी हुई स्त्री का नहीं, बल्कि एक अडिग योद्धा का था। राजा के देहांत के कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने झांसी पर नजर डालनी शुरू कर दी। उनकी लैप्स की नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई असली पुत्र नहीं होता, तो उसका राज्य ब्रिटिश हुकूमत में मिल जाता था। अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने संदेश भेजा, झांसी अब ब्रिटिश शासन के अधीन होगी। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और सैनिकों की निगाहें रानी की ओर मुड़ गईं। रानी ने कुछ क्षण मौन रहकर सबकी ओर देखा, फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कहां जाता है। रानी लक्ष्मीबाई जितनी सुंदर थीं, उनकी आवाज में उतनी ही दृढ़ता थी। जब वो बोलती थीं, तो शब्द नहीं, शक्ति निकलती थी। उनकी आवाज सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। उन शब्दों में आग थी, जिसने हर सैनिक के भीतर नई शक्ति भर दी। रानी ने झांसी की रक्षा की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने सेना को संगठित किया, महिलाओं को युद्ध कला सिखाई और किले की दीवारों को मजबूत कराया। झांसी का हर बच्चा, हर महिला, हर सैनिक अब रानी के आदेश पर खड़ा था। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर
सैनिकों को तलवार चलाना सिखाती थीं। तीनों घोड़े, सरंगी, बादल और पवन उनके युद्ध साथी बन गए। महल में रात्रि के समय दीप जलते और रानी अपने पुत्र दामोदर राव को पास बैठाकर कहती, बेटा, याद रखना, हम अपनी मातृभूमि को किसी के अधीन नहीं होने देंगे। दिन ब दिन रानी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। साल 1857 भारत में पहली स्वतंत्रता की आग भड़क उठी। झांसी भी शांत नहीं रह सकती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है अपने अधिकार और मातृभूमि की रक्षा करने का। महल की छतों पर तोपें सजाई गईं। हर गली में नारे गूंजे, जय भवानी, जय झांसी। अंग्रेज झांसी पर चढ़ाई करने आए। तोपों की आग और घातक युद्ध के बावजूद रानी घोड़े बादल पर सवार होकर लड़ती रहीं। सैनिकों का मनोबल आसमान पर था और आखिरकार अंग्रेजों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार को म्यान में रखा और आसमान की ओर देखा। वो जानती थीं, यह जीत असली अंत नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। उन्होंने घायल सैनिकों के पास जाकर कहा, हमने आज लड़ाई जीती है, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। महल के भीतर जब रानी अपने पुत्र दामोदर राव को गोद में लिए खड़ी थीं, तो उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। उन्हें पता था, अब अंग्रेज दोबारा लौटेंगे और इस बार पहले से ज्यादा ताकत लेकर। फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जब तक मेरे हाथ में तलवार है, कोई भी झांसी की धरती पर पराया कदम नहीं रख सकेगा। साल था 1857। भारत में बगावत की आग फैल चुकी थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी और उस आग की लपटें झांसी तक पहुंच चुकी थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई, झांसी के किले की ऊंची दीवारों पर चढ़कर कहा, अगर हम आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अंग्रेजों की सेना झांसी की ओर बढ़ी। तोपों की गर्जना, गोलों की बारिश, हर ओर धुआं और मौत का साया था। रानी ने अपने सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला। वो बादल घोड़े पर सवार थीं, हाथ में चमकती तलवार और चेहरे पर वह तेज जो किसी देवी के समान था। उन्होंने रणभूमि में गर्जना की, जो झांसी से प्रेम करता है वो मेरे साथ खड़ा हो। उनकी पुकार सुनकर सैनिकों के मन में बिजली सी दौड़ गई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब झांसी के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन अंग्रेजों की तोपें लगातार चलती रहीं। किला टूटने लगा। रानी जानती थीं, अब झांसी छोड़नी पड़ेगी ताकि युद्ध की आग और दूर तक फैलाई जा सके। रात के अंधेरे में अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर रानी किले की दीवारों से घोड़े बादल पर छलांग लगाती है। वो दृश्य आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। एक मां, एक योद्धा, एक रानी जो मातृभूमि के लिए सब कुछ छोड़ चली थी, वो कालपी पहुंची। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। फिर वहां से ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर में तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा तैयार किया। लेकिन किस्मत फिर आजमाइश लेने को तैयार थी। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी का अंतिम युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था। रानी घायल थीं, फिर भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। रक्त से लथपथ होकर भी उन्होंने दुश्मन के सिपाहियों को परास्त किया। आखिरी सांस तक लड़ी और कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे। उनके विश्वस्त सैनिकों ने उनकी इच्छा पूरी की। उन्हें वहीं चिता दी गई और राख बनकर रानी अमर हो गईं। कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई मरी नहीं थी, वो आजादी की हर लहर में जीवित रहीं। आज भी जब कोई उनका नाम लेता है तो भीतर से आवाज आती है, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी।